नमस्ते और स्वागत है आपका ऑडियो स्टोरीज पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं कहानियों का एक अनोखा सफर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। इस चैनल पर सुनाई जाने वाली सभी कहानियाँ केवल मनोरंजन के लिए है। अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ने गुप्त रूप से मन में सोचा, यानहुओ साम्राज्य को एक महान राष्ट्र बनाने के लिए नेतृत्व करना ये कैंगकियोंग का आजीवन सपना था। हालांकि ये कैंगकियोंग ये परिवार के वर्तमान मुखिया नहीं थे, लेकिन उनका दिल साम्राज्य के लिए था। वह साम्राज्य के प्रति वफादार और समर्पित था। प्रतिवेदन 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसिंग एलिक्सिर को रिलीज हुए आधा महीना हो गया था। अमृत की हमेशा कमी रहती थी। विभिन्न शहरों और शक्तियों के लोग 7 खजाने क्यूई संघनक अमृत के लिए कतार में खड़े थे। वुशुंग शहर की सड़कों पर हर दिन भीड़भाड़ रहती थी। यह आधुनिक समय के व्यस्त समय के बराबर था। 7 खजाने क्यूई संघनक अमृत बहुत प्रभावशाली और आकर्षक था। यह एक खजाना था जो युवा पीढ़ी को सार परिवर्तन क्षेत्र तक शीघ्रता से पहुंचने में मदद कर सकता था। कोई अन्य खजाना इसकी जगह नहीं ले सकता, यहाँ तक कि क्यूई एकत्रित करने वाला अमृत भी नहीं। हालांकि क्यूई गैदरिंग अमृत प्रथम श्रेणी का अमृत था, यह क्यूई शोधन क्षेत्र के कृषक को एक स्तर तक आगे बढ़ने में मदद कर सकता था। हालांकि यह बहुत महंगा था। बहुत से लोग इसे वहन नहीं कर सकते थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक कीमियागर के लिए भी क्यूई संग्रहण अमृत बनाना मुश्किल होगा। आखिरकार कीमिया क्षेत्र बहुत कमजोर था, यहाँ तक कि दूसरे दर्जे के रसायन शास्त्री फेंग कियानयांग भी इसे नहीं बना सके। अमृत जो किसी की साधना को बढ़ा सकते थे, उन्हें बनाना सबसे जटिल और कठिन था। कोई अन्य अमृत नहीं था जिसकी तुलना की जा सके। मो फैमिली हॉल। युआन टैंक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए परिवार प्रमुख को बधाई। मो युआनकोंग और अन्य उच्च अधिकारी बेहद उत्साहित थे। मो कुन ने एसेंस ट्रांसफॉर्मेशन एलिक्सिर की मदद से युआन टैन डेय को तोड़ दिया था। मो कुन मूल रूप से सार परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर था, इसलिए एसेंस ट्रांसफॉर्मेशन एलिक्सिर की मदद से आधे महीने में सफल होना उसके लिए सामान्य बात थी। मो कुन का चेहरा खुशी से भर गया। युआन टैन डेय की ताकत एसेंस ट्रांसफॉर्मेशन डेय के 9वें स्तर के शिखर से कहीं अधिक मजबूत थी। फेंग झेंगक्सियोनिक, अब फेंग परिवार के लिए कीमत चुकाने का समय आ गया है। मो कुन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और व्यंग्य किया। मो कुन, जो युआन टैन डेय में घुस गया था, अपनी ताकत पर बहुत आश्वस्त था। भले ही फेंग झेंगक्सियोनिग ने उनसे पहले युआन टैन डेय को तोड़ दिया था, मो कुन बिल्कुल भी नहीं डरते थे। परिवार के मुखिया, अगर फेंग परिवार हमें 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसिंग अमृत नहीं बेचता है तो हम फॉर्मूला वापस छीन लेंगे, एक जूनियर ने तपाक से कहा। यह सही है, इसे वापस छीन लो। बाकी लोग सहमत हुए। मो कुन ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने पूछा, क्या हुआंगफू परिवार आ गया है? परिवार के मुखिया, वे 2 दिन पहले आए हैं, मो युआनकोंग ने उत्तर दिया। मो कुन ने सिर हिलाया और ठंडे स्वर में कहा, लिन परिवार अभी तक ठीक नहीं हुआ है। वे फेंग परिवार की मदद नहीं कर सकते। मेरे ऑर्डर भेजें। मो कुन परिवार का फॉर्मूला। हाँ, मो यू ने सम्मानपूर्वक और उत्साहपूर्वक आदेश स्वीकार कर लिया। लेई एर यांग कबीले की यात्रा करें। यदि यांग कबीले अपने अपमान का बदला लेना चाहते हैं तो उन्हें गुप्त रूप से कार्य करने दें और लिन कबीले को रोकें। एक बार जब फेंग कबीले का सफाया हो जाएगा तो उन्हें अच्छा इनाम दिया जाएगा। मो कुन ने आदेश दिया। हाँ, मुझ अभी यह करना है। मो लेई ने सिर हिलाया। फेंग झेंग जियोंग, क्या आपका फेंग परिवार अब प्रसिद्ध नहीं है? क्या कई परिवार आपका पक्ष नहीं लेना चाहते? आज मैं आपके फेंग कबीले को नष्ट कर दूंगा और नुस्खे को जब्त कर लूंगा। मैं आपके फेंग कबीले को पूरी तरह से गायब कर दूंगा। मो कुन ने अपने दिल में दुष्टता से कहा। उसकी आंखें भी दुष्टता से भर गईं। कुछ ही समय बाद मो कबीला बड़ी तेजी और जानलेवा इरादे के साथ पूरी ताकत से फेंग कबीले की ओर बढ़ा। सड़क पर सभी लोग बिना सोचे समझे डरे हुए थे। उन्होंने मो फैमिली को ऐसी स्थिति में कभी नहीं देखा था। जब मूल रूप से भीड़भाड़ वाली सड़क पर मो कबीले के शक्तिशाली गठन का एहसास हुआ तो हर कोई इस हद तक भयभीत हो गया कि वे तितर बितर हो गए और छिप गए। युआन टैन स्टेज। कुछ बुरा होने वाला था। मो परिवार के मुखिया ने युआन टैन स्टेज में भी कदम रखा था। वे फेंग कबीले से बदला लेने के लिए गए होंगे। उद्धरण चिन्ह। कितनी भयानक आभा है। भीड़ भयभीत थी। उन्होंने मो कबीले के मकसद का भी अनुमान लगाया था। मो कबीले के रक्षकों को लिन कबीले ने मार डाला।
फेंग झेंग जियोंग ने उन्हें रोकने के लिए कदम बढ़ाया। इससे पहले ही दोनों कुलों में मतभेद हो गया था। उसके बाद 7 खजाने क्यूई संघनक अमृत के कारण फेंग कबीले ने सार्वजनिक रूप से उन्हें थप्पड़ मारा और इसे मो कबीले को बेचने से इनकार कर दिया। इससे मो कबीला और भी अधिक उग्र हो गया। अब जब मो कुन ने युआन टेन स्टेज में कदम रखा था तो वह फेंग कबीले को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था। वुशुंग शहर में चाहे कितने भी लोग हों, किसी ने भी युआन टेन स्टेज विशेषज्ञ को अपमानित करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि एक बार जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें मौत का सामना करना पड़ेगा। मंडप मास्टर मो परिवार का मुखिया सभी को मो कबीले से फेंग कबीले में ले आया है। संभवतः दोनों कुलों में युद्ध होने वाला है। 1000 खजाना मंडप में झांग हान ने घबराहट में सूचना दी। अच्छा नहीं है, जल्दी से फेंग कबीले में जाओ। यू वानिक्सियोनक की अभिव्यक्ति बदल गई। वह तुरंत फेंग कबीले के पास गया। फेंग कबीला अब 1000 ट्रेजर पवेलियन का सबसे अच्छा बिजनेस पार्टनर था। यू वानिक्सियोनक खाली नहीं बैठेगा। मालिक, कुछ बुरा हुआ है। मो कुन सभी को मो कबीले से हमारे फेंग कबीले में ले आया। एक गार्ड रिपोर्ट करने के लिए जल्दी से मुख्य हॉल में भागा। ऐसा लगता है कि मो कुन भी युआन टेन स्टेज में पहुंच गया है। फेंग झेंगिक्सियोनग ने भौहें चढ़ा दी। यदि दो कुलों में युद्ध हो रहा है तो निश्चित रूप से हताहत होंगे। जो आएगा वो आएगा। फेंग कियानयांग का चेहरा उदासीन था। खबर फैलने के बाद फेंग कबीले ने तुरंत सभी को इकट्ठा किया। ऐसा लग रहा था मानो वे मो कबीले से मौत तक लड़ने जा रहे हों। जियाओक्सियाओ, शामिल मत हो। तुम फेंग कबीले से नहीं हो। जोखिम लेने की कोई जरूरत नहीं है। फेंग वुचेन ने चिंता से कहा। अगर लिंग जियाओक्सियाओ को कुछ हो गया तो फेंग वुचेन को लिंग जियाओक्सियाओ के माता पिता को मुआवजा देने के लिए इतनी खूबसूरत लड़की कहाँ मिलेगी। मैं भाई फेंग की बात सुनूंगा। लिंग जियाओक्सियाओ मुस्कुराए और सिर हिलाया। क्या कई कुलों और ताकतों ने यह नहीं कहा कि जब तक फेंग कबीला संकट में है वे चुपचाप नहीं बैठेंगे। मैं आज अच्छे से देखूंगा, फेंग वुचेन ने व्यंग्य किया। जब फेंग वुचेन और लिंग जियाओक्सियाओ मुख्य द्वार पर पहुंचे तो उन्हें कोई कुल या सेना नहीं दिखी। सड़कें सुनसान थीं। सब लोग देखने के लिए अपने घरों में छुप गए। जब उन्होंने मो कबीले का गठन देखा तो उन्होंने अनुमान लगाया कि एक भयंकर युद्ध छिड़ जाएगा। उनमें से किसी ने भी अपना आधा सिर दिखाने का साहस नहीं किया। इस समय फेंग कबीले और मो कबीले एक दूसरे का सामना कर रहे थे। फेंग झेंगिक्सियोनग, अगर आप मो कबीले को दवा नहीं बेचते हैं तो मैं आपसे बहस नहीं करूंगा। लेकिन जब लिंग कबीले ने हमारे गार्डों को मार डाला तो आपने उन्हें रोक दिया। आप मो कबीले का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते हैं। अब हमारे बीच की शिकायतें दूर करने का समय आ गया है। मो कुन ने ठंडे स्वर में कहा। मो कुन, तुम क्या चाहते हो? फेंग झेंगिक्सियोनग ने पूछा। वह मो कबीले के साथ युद्ध शुरू करने से नहीं डरता था। मो कुन के शब्द सिर्फ एक बहाना थे, इसलिए फेंग झेंगिक्सियोनग को अपनी सांस बर्बाद करने की जहमत नहीं उठानी पड़ सकती थी। फेंग कबीले को नष्ट करो, आक्रमण करना, मो कुन गुस्से से चिल्लाया। चर्चा के लिए कोई जगह नहीं थी। मो कुन मो परिवार को यहाँ चर्चा करने के लिए नहीं बल्कि लड़ने के लिए लाया था। मो कबीले के सैकड़ों लोग दहाड़ते हुए हत्या के इरादे से आगे बढ़े। हथियारों की आंखें नहीं होती, सब लोग सावधान रहें। मारना, फेंग झेंगिक्सियोनग ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसने अपने शक्तिशाली ट्रू ओरिजिन को सक्रिय किया और मो कुन की ओर आक्रमण किया। मारना, फेंग कियानयांग की आंखें चौड़ी हो गईं। जैसे ही वह भयंकर दहाड़ने लगा उसकी हत्या करने की मंशा बढ़ गई। मारना, फेंग कबीले के सैकड़ों लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के आरोप लगाया। आधे महीने की खेती के बाद 7 खजाने क्यूई संक्षेपण अमृत की मदद से फेंग कबीले की खेती में काफी वृद्धि हुई थी। क्यूई खेती क्षेत्र के लोग कहीं अधिक शक्तिशाली थे। लड़ाई छिड़ने के कगार पर थी। दोनों कुल एक भयंकर युद्ध को टाल नहीं सके। फेंग वुचेन की हत्या का इरादा हवा में भर गया। उसने अपनी लाल ज्वलंत तलवार निकाली और आगे बढ़ने के लिए अपनी ट्रू क्यूई को सक्रिय किया। भाई फेंग, सावधान रहो, लिंग जियाओक्सियाओ चिंता से चिल्लाया। तीसरा भाई, आइए कंधे से कंधा मिलाकर लड़ें, फेंग युआन चिल्लाया। ठीक है, हम तीनों भाई बहुत समय से एक साथ नहीं लड़े हैं। फेंग वुचेन निडर थे। दोनों कुलों के बीच लड़ाई अराजक थी। क्यूई खेती क्षेत्र का चौथा क्षेत्र। फेंग वुचेन फिर से टूट गया है। यू वानिक्सियोनग हैरान था। ऐसा लग रहा था कि वह एकमात्र व्यक्ति था जो फेंग वुचेन की खेती को समझ सकता था। इंतजार, यू वानिक्सियोनग का चेहरा फिर बदल गया। उसकी आंखें लगभग अपनी जेबों से बाहर आ गईं। लाल उग्र तलवार कब उच्च श्रेणी की कलाकृति बन गई।
यू वानिक्सियोनक तब और भी अधिक चौंक गया जब उसने अग्नि विशेषता दानव कोर को याद किया जिसे फेंग वुचेन ने असंख्य खजाना मंडप से छीन लिया था। वह मदद नहीं कर सका लेकिन एक विचार आया जिस पर उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था। फेंग वुचेन एक लोहार है। यू वानिक्सियोनक के मन में यही विचार था। यदि फेंग वुचेन लोहार नहीं था तो लाल उग्र तलवार एक उच्च श्रेणी की कलाकृति कैसे बन गई। पियरलेस सिटी में कोई लोहार नहीं थे। आसपास दसियों हजार मील तक कोई लोहार नहीं था। लाल उग्र तलवार बिना किसी कारण के उच्च श्रेणी की कलाकृति नहीं बन सकती थी। पवेलियन मास्टर, क्या हमें मदद की जरूरत है? झांग हान ने धीमी आवाज में पूछा। फेंग कबीला संकट का सामना कर रहा था। अगर उन्होंने मदद नहीं की तो उन्हें चिंता थी कि फेंग वुचेन उनकी जान नहीं बचाएंगे। उन्हें चिंता थी कि फेंग कबीला असंख्य खजाना मंडप के साथ अपने व्यापारिक सहयोग को छोड़ देगा। यदि उन्होंने मदद की तो वे निस्संदेह मो कबीले के दुश्मन बन जाएंगे। मो कबीले को हुआंगफू कबीले का समर्थन प्राप्त था। यू वानिक्सियोनक ने कोई उत्तर नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस मुद्दे पर सोच रहे हों। 10 मिनट से अधिक समय तक लड़ने के बाद दोनों कुलों के हताहतों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। सड़कें खून से लाल हो गईं और खून की गंध से भर गईं। फेंग वुचेन और उनके दो भाइयों ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई की और मो कबीले के गार्डों को बेरहमी से मार डाला। मोलेई ने भी एक भयंकर पलटवार में मो कबीले के गार्डों का नेतृत्व किया। वे जहां भी गए फेंग कबीले के रक्षक मारे गए। दोनों पक्ष जानलेवा हमले पर उतारू थे। उनके कपड़े शत्रुओं के खून से लाल हो गए थे। फेंग झेंगिक्सियोनग और मो कुन के बीच भीषण लड़ाई भी बेहद गर्म चरण में पहुंच गई थी। उन दोनों का मुकाबला बराबरी का था। वे बिल्कुल भी पीछे न हटते हुए अपनी मुट्ठियों और पैरों से लड़े। गूंगमो, तुम बिग ब्रदर और सेकंड ब्रदर से हाथ मिलाओ। मैं मो यू को मार डालूंगा। भयंकर युद्ध के बीच फेंग वुचेन अचानक चिल्लाया। उसकी भयंकर और कातिल निगाहें मो यू को घूर रही थीं। ठीक है, फेंग गूंगमो ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत जवाब दिया। तीसरे भाई, सावधान रहना। फेंग झान चिल्लाया। फेंग गूंगमो फेंग कियानयांग के पोते थे। वह फेंग वुचेन से 1 वर्ष छोटा था। चौथी श्रेणी की मार्शल स्पिरिट प्रतिभा के साथ उसे फेंग कबीले में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जा सकता है। फेंग वुचेन की गति बेहद भयानक थी। इसके अलावा उसने जो पहचान प्रदर्शित की वह भी बहुत अजीब थी। इससे लोग उसे पकड़ने में असमर्थ हो गए। दाएं बाएं लहराते हुए वह एक भूत की तरह था। वह जहां भी गुजरता क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र की चौथी परत के नीचे किसी का भी फेंग वुचेन की तलवार से गला काट दिया जाता। उसके हमले ठंडे खून वाले और निर्दयी थे। युवा मास्टर फेंग बहुत डरावना है। कितना शक्तिशाली संचलन कौशल है। मो कबीले के रक्षक उसे बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। उद्धरण चिन्ह। क्यूई शोधन क्षेत्र की चौथी परत। युवा मास्टर फेंग फिर से सफल हो गए हैं। उनकी प्रतिभा बहुत भयानक है। उद्धरण चिन्ह। फेंग वुचेन, जिसके हाथ में लाल उग्र तलवार थी और वह अपने दुश्मनों को बेरहमी से मार रहा था, ने कमरे में छिपे सभी लोगों को डरा दिया। मो यू, सावधान रहो। जल्दी जाओ और मो यू की रक्षा करो। मो लेई, जिसे कुछ महसूस हुआ, तुरंत चिल्लाया और कुछ गार्डों को मो यू की रक्षा करने का आदेश दिया। जब 5 या 6 मो कबीले के गार्ड वहां पहुंचे तो उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा जिसे वे अपने जीवन में कभी नहीं देखना चाहते थे। फेंग वुचेन बाहर भागे। उसकी आंखें ठंडी थीं। उसने ड्रैगन गॉड्स ब्रीथ को सक्रिय किया और लाल अग्नि में तलवार तुरंत प्रचंड लपटों के साथ प्रज्वलित हो गई। फेंग वुचेन ने अपने हाथ में लाल उग्र तलवार लेकर एक घेरा बनाया। अचानक 6 जलती हुई तलवारें संघनित हुईं और बाहर निकल गईं। ची ची ची। लगभग पलक झपकते ही मो कबीले के 6 रक्षक जो उसे रोकने आए थे, वे सभी जलती हुई तलवारों से घायल हो गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। क्यूई रिलीज। नहीं, फेंग वुचेन ने सार परिवर्तन क्षेत्र में कदम नहीं रखा है। उद्धरण चिन्ह। यह कैसे संभव है? एक क्यूई रिफाइनिंग कल्टीवेटर वास्तव में सच्चे सार को प्रोजेक्ट कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। यह क्यूई रिलीज है। क्या जोरदार क्यूई है। युवा मास्टर फेंग वास्तव में अपनी सच्ची क्यूई जारी करने में सक्षम थे। क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र में कोई भी कभी भी ऐसा करने में सक्षम नहीं हुआ है। उद्धरण चिन्ह। प्रतिवेदन। मार्शल कौशल का उपयोग करना और हमला शुरू करने के लिए शक्ति को एक रूप में बदलना ट्रू युआन की बाहरी रिहाई माना जाता था। ट्रू युआन की बाहरी रिलीज कुछ ऐसा था जो केवल परिवर्तन क्षेत्र के कृषक ही कर सकते थे। हालांकि क्यूई शोधन क्षेत्र के कृषक सच्ची क्यूई की खेती कर सकते थे, लेकिन उनकी सच्ची क्यूई पर्याप्त मजबूत नहीं थी, इसलिए वे सच्ची क्यूई को जारी नहीं कर सके। बहुत कम लोग थे जो ऐसा कर सकते थे।
मूलतः इसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। इसलिए फेंग वुचेन अपने चौथे क्षेत्र क्यूई शोधन क्षेत्र की खेती के साथ ट्रू क्यूई को जारी करने में सक्षम थे। इसके अलावा अग्नि तलवार की शक्ति बहुत प्रबल थी, जिसने उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चेन एयर अपने चौथे क्षेत्र क्यूई शोधन क्षेत्र की खेती के साथ तलवार तकनीक का उपयोग करने में सक्षम होगा। फेंग झेंग जियोंग ने अविश्वास से अपने बेटे को देखा। अविश्वसनीय, तलवार तकनीक की शक्ति भयानक है। फेंग कियानयांग ने भी आश्चर्य से फेंग वुचेन को देखा। यू वानेक्सियोनिक, जियो क्विंकिंग, मोकुन, मोयुआनकोंग और अन्य सभी हैरान थे। सच्ची क्यूई को मुक्त करने में सक्षम होने के लिए किसी की सच्ची क्यूई कितनी शक्तिशाली होनी चाहिए। यहाँ तक कि साम्राज्य का नंबर 1 जीनियस भी ऐसा नहीं कर सका जब वह क्यूई शोधन क्षेत्र में था। क्या फेंग वुचेन एक राक्षस नहीं था? ऐसा लगता है कि थर्ड ब्रदर का गुरु बहुत शक्तिशाली विशेषज्ञ है। अन्यथा थर्ड ब्रदर के पास इतनी शक्तिशाली तलवार तकनीक कैसे हो सकती है? फेंग युआन ने आश्चर्य से अनुमान लगाया। कमरे में छुपी लड़ाई देख रही भीड़ पहले से ही स्तब्ध थी। सबके सदमे का फायदा उठाते हुए फेंग वुचेन बिना किसी हिचकिचाहट के मोयू की ओर दौड़े। मोयू ने फेंग वुचेन को भयभीत होकर देखा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, चेहरा पीला पड़ गया था और वह बोल नहीं पा रहा था। युएर, सावधान। मोयुआनकों ठीक होने वाले पहले व्यक्ति थे। उसके चेहरे का रंग एकदम बदल गया और वह घबराहट में चिल्लाने लगा और दौड़कर ऊपर आ गया। आप कहाँ जा रहे हैं? फेंग कियानयांग ने तुरंत उसे रोक दिया। दूर जाओ, मोयुआनकोंग ने दहाड़ते हुए कहा। फेंग वुचेन, तुमने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत की। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फेंग वुचेन के होंठ एक भयानक उपहास में बदल गए। लाल उग्र तलवार ने बेरहमी से मोयू की छाती को छेद दिया। खून बह निकला। फेंग वुचेन ने मोयुआनकों की धमकी को नजरअंदाज कर दिया। युएर, मोयुआनकों घबराहट में चिल्लाया। अपने पुत्र को गिरते देख उसका हृदय रक्तरंजित हो उठा। वह बेहद गुस्से में थे। लाल ज्वलंत तलवार को बाहर निकालते हुए फेंग वुचेन ने उपहास किया। आप एक भी झटका नहीं झेल सकते। आप अपनी बुद्धि से डरे हुए हैं। मोलेई दहाड़ उठा। उसके हृदय में क्रोध फूट पड़ा। फिर वह पागलों की तरह फेंग वुचेन की ओर दौड़ा। बेतुका, मोकुन क्रोधित थे। वह फेंग वुचेन को अपनी हथेली से मारने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। दुर्भाग्य से मोकुन के प्रतिद्वंद्वी फेंग झेंगिक्सियोनिक थे। अगर वह फेंग वुचेन को मारना चाहता है तो उसे पहले फेंग झेंगिक्सियोनिक को हराना होगा। फेंग वुचेन, मोलिंगेर ने गलत निर्णय लिया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसे इसका पछतावा होगा। फेंग झेंगिक्सियोनिक ठंडे स्वर में मुस्कुराया। उन्हें फेंग वुचेन के लिए गर्व और खुशी महसूस हुई। लेई एर, फेंग वुचेन को मार डालो, मोकुन ने गुस्से में कहा और फेंग झेंग जियोंग को जानलेवा दृष्टि से देखा। मोलेई ने उग्रतापूर्वक आगे बढ़ने का आरोप लगाया। उसकी गति अत्यंत तीव्र थी। अनजाने में उसके हाथ में तलवार आ चुकी थी। मोलेई एक एसेंस ट्रांसफॉर्मेशन रियलम कल्टीवेटर थे। उनकी ताकत फेंग वुचेन से कहीं ऊपर थी। सावधान रहें भाई फेंग, लिंग जियाओक्सियाओ चिंतित होकर चिल्लाया। अगर तुम मेरे बेटे को धमकाना चाहते हो तो पहले मुझसे पूछो। जियो क्विंकिंग ने ठंडे और गुस्से से कहा। वह तेजी से आगे बढ़ने वाली थी। अगर तुम अपने बेटे को बचाना चाहती हो तो पहले मुझसे पूछो। ठीक इसी समय एक आकृति तेजी से प्रकट हुई और उसने जियो क्विंकिंग का रास्ता रोक दिया। दूसरे अंकल, उसे मार डालो, मोलेई ने ठंडे स्वर में कहा। जैसे ही वह फेंग वुचेन की ओर बढ़ा, उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार जोर से छूट गई। तुम मुझे मारना चाहते हो? जियो क्विंकिंग ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी खूबसूरत आंखें पहले कभी न देखी गई उग्रता से भरी थीं। तीसरा भाई, फेंग युआन हैरान था। वह मदद करना चाहता था लेकिन नहीं कर सका। जाओ वुचेन की मदद करो, फेंग युनशान चिल्लाया। फेंग वुचेन का चेहरा गंभीर था। वह बाल भर लंबी तलवार के वार से बच गया। साथ ही उन्होंने अनुमान लगाया कि मोयू हमला करने का अवसर लेगा। इसलिए जिस क्षण वह लंबी तलवार से बच गया, फेंग वुचेन ने मोलेई से दूर खींचते हुए पवन विशेषता को और भी तेज गति से पीछे हटने का आग्रह किया। हालांकि मोलेई की गति और भी तेज थी। कुछ ही सांसों में उसने फेंग वुचेन को पकड़ लिया। फेंग वुचेन का चेहरा थोड़ा बदल गया। मोलेई की खेती उनसे कहीं अधिक थी। यदि कोई समर्थन नहीं था तो फेंग वुचेन उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। हालांकि फेंग वुचेन के पास दुष्ट ड्रैगन भगवान की स्मृति और समृद्ध अनुभव था। यदि प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत था, भले ही फेंग वुचेन प्रतिद्वंद्वी की चाल को देख सकता था, वह बच नहीं सकता था क्योंकि फेंग वुचेन की गति दुश्मन जितनी अच्छी नहीं थी।
फेंग वुचेन, मरना। मोलेई ने दहाड़ लगाई और फेंग वुचेन पर पंजा मारा। पंजे में अत्याचारी सच्चा सार था। फेंग वुचेन इसे टाल नहीं सके। वह केवल गोली काट सकता था और अपनी तलवार से वार कर सकता था। टिंग। मोलेई का पंजा लाल उग्र तलवार की नोक पर लगा। एक तीखी आवाज के साथ तलवार की नोक को एक शक्तिशाली बल द्वारा पंजे से आधा इंच दूर रोक दिया गया। हम्फ, अद्वितीय प्रतिभा। आज मैं इस प्रतिभा को नष्ट कर दूंगा और मोयू का बदला लूंगा। मोलेई ने उग्रता से कहा, उसकी हत्या का इरादा आसमान तक पहुंच गया। शक्तिशाली बल ने फेंग वुचेन को उड़ा दिया। उसकी बाह में दर्द हो रहा था और लाल ज्वलंत तलवार उसके हाथ से लगभग गिर गई थी। उसके शरीर में खून जोरों से उमड़ रहा था। यदि फेंग वुचेन का मजबूत शरीर न होता तो उसे खून की उल्टी हो जाती। मोलेई की गति मेरी तुलना में बहुत तेज है। फेंग वुचेन ने भौहें चढ़ा दी। चेन एर। फेंग झेंग जियोंग का चेहरा चिंता से भरा था। आखिरकार फेंग वुचेन के प्रतिद्वंद्वी मोलेई थे। भले ही फेंग वुचेन अपनी सच्ची क्यूई जारी कर सके, भले ही फेंग वुचेन की ताकत उसकी अपनी खेती से कहीं अधिक हो, उसके और मोलेई के बीच का अंतर इतना बड़ा था कि उसकी भरपाई नहीं की जा सकती थी। तीसरे भाई, सावधान रहो। तुम उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं हो। फेंग झान उत्सुकता से दहाड़ने लगा। तीसरा युवा मास्टर। फेंग परिवार में हर कोई हैरान था। वे सभी मदद करना चाहते थे, लेकिन मो परिवार ने उन्हें उलझा दिया था। जल्दी से फेंग वुचेन को मार डालो। मेरे लिए उसे मार डालो। मो युआनकों आदेशात्मक स्वर में दहाड़ा। उनके बेटे की हत्या कर दी गई। मो युआनकों फेंग वुचेन को कैसे जीवित रहने दे सकता था। फेंग वुचेन को उड़ान भरने के बाद मोलेई ने फेंग वुचेन को सांस लेने का मौका नहीं दिया। वह फिर तेजी से दौड़ा और उस लंबी तलवार को पकड़ लिया जिसे उसने बाहर फेंक दिया था। मोलेई को LV4 क्यूई रिफाइनिंग रियलम कल्टीवेटर की परवाह नहीं थी। टिंग। जैसे ही फेंग वुचेन का शरीर स्थिर हुआ, लाल उग्र तलवार जमीन में धंस गई। एक कर्कश ध्वनि के साथ फेंग वुचेन ने अपनी हथेलियां एक साथ रखीं और मोलेई को घूरकर देखा। फेंग परिवार में हर कोई चिंतित था, लेकिन फेंग वुचेन का चेहरा ठंडा और उग्र था। बिल्कुल कोई चिंता नहीं थी। फेंग वुचेन के शरीर से एक मजबूत शक्ति फैल गई। उसके लंबे बाल बिना हवा के लहरा रहे थे। फेंग वुचेन की मुद्रा देखकर ऐसा लग रहा था कि वह मोलेई से आमने सामने लड़ना चाहता था। आप अपने आप को ज्यादा महत्व देते हैं। मोलेई का चेहरा तिरस्कार से भरा था। क्या वह मरना चाहता है? यू वानिक्सियोनग ने भौहें सिकोड़ ली और फेंग वुचेन को अजीब नजरों से देखा। ताकत में इतने बड़े अंतर के बावजूद वह अभी भी आमने सामने लड़ना चाहता था। फेंग वुचेन की मुद्रा को देखकर हर कोई जानता था कि फेंग वुचेन आमने सामने लड़ना चाहता था। लेकिन क्या यह मौत को दावत देना नहीं था? क्या ऐसा हो सकता है कि फेंग वुचेन के पास किसी प्रकार का अंतिम कदम था? जोरदार हरी ट्रू क्यूई पागलपन से बाहर निकली और फेंग वुचेन के शरीर की सतह पर एक हरी ऊर्जा ढाल में संघनित हो गई। फेंग वुचेन की ट्रू क्यूई बेहद जोरदार है। यह कोई सामान्य ट्रू क्यूई नहीं है। यू वानिक्सियोनग ने फिर से भौहें चढ़ा दी। उपस्थित सभी लोगों ने फेंग वुचेन की जोरदार हरी ट्रू क्यूई को फिर से महसूस किया और चौंक गए। उनकी नज़र फिर फेंग वुचेन पर पड़ी। मध्यम श्रेणी की पीली रैंक मार्शल स्किल। तोड़ती हवा की मुट्ठी। उद्धरण चिन्ह। फेंग वुचेन की शक्तिशाली हरित ऊर्जा ढाल को नजरअंदाज करते हुए मोलेई चिल्लाया और जमकर मुक्का मारा। बूम। शक्तिशाली मुक्का ऊर्जा ढाल पर लगा। तेज धमाके के साथ ऊर्जा कवच तुरंत टूट गया। फेंग वुचेन को शक्तिशाली बल द्वारा उड़ते हुए भेजा गया था। अच्छा ऐसा है, यू वानिक्सियोनग अंततः समझ गया। क्षति को कम करने के लिए फेंग वुचेन ने ऊर्जा ढाल को संघनित किया। ऊर्जा ढाल ने मोलेई की अधिकांश शक्ति को अवरुद्ध कर दिया और फेंग वुचेन को होने वाली क्षति को कम कर दिया। हालांकि उड़ान भेजे जाने के बाद भी फेंग वुचेन घायल थे। उसके मुंह के कोने पर खून का निशान था। आइए देखें आप कितनी देर तक टिक पाते हैं। मोलेई ने पीछा करना जारी रखा और फेंग वुचेन को कोई मौका नहीं दिया। हालांकि जब फेंग वुचेन को उड़ान के लिए भेजा गया तो उसने पहले ही दूरी तय कर ली थी और कुछ समय प्राप्त कर लिया था। फेंग परिवार के कई गार्ड उसका समर्थन करने के लिए उत्सुकता से दौड़ पड़े। हालांकि वे अपनी ताकत से मोलेई को बिल्कुल भी नहीं रोक सके। उसका शरीर तेजी से लहराया और उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार ने बेरहमी से हमला किया। गार्ड एक एक करके गिर गए। पलक झपकते ही मोलेई फिर से फेंग वुचेन के पास पहुंचा और अपनी लंबी तलवार से फेंग वुचेन पर बेरहमी से वार कर दिया। भाई फेंग। लिंग जियाओक्सियाओ अंततः इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपनी वास्तविक क्यूई को सक्रिय किया और अपने शरीर संचालन कौशल का उपयोग किया।
वह एक काली छाया में बदल गई और अद्भुत गति से बाहर निकल गई। लिंग जियाओक्सियाओ फेंग वुचेन के सामने आए। उसका चेहरा ठंडा था और उसके जेड जैसे हाथों पर एक रहस्यमय मुहर बन गई थी। वह हमले को रोकने के लिए अपने मार्शल कौशल का उपयोग करने वाली थी। जियाओक्सियाओ, भागो! फेंग वुचेन हैरान और चिंतित थे। भले ही लिंग जियाओक्सियाओ की खेती लावसात क्यूई खेती क्षेत्र में थी, फिर भी उसका मोलेई से कोई मुकाबला नहीं था। जैसे ही लिंग जियाओक्सियाओ ने अपनी चाल चली, कहीं अंधेरे में एक रहस्यमय आदमी ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ ली। उसकी आंखों में जानलेवा इरादा चमक उठा। हम्फ, मैं तुम दोनों को नरक भेज दूंगा, मोलेई ने व्यंग्य किया। उसकी आंखों में उग्रता तेज हो गई। हालांकि जब मोलेई के हाथ में लंबी तलवार लिंग जियाओक्सियाओ से 1 मीटर की दूरी पर थी और लिंग जियाओक्सियाओ अपने मार्शल कौशल का उपयोग करने ही वाली थी, एक काली छाया तेजी से चमकी। टिंग! जब मोलेई के हाथ में लंबी तलवार लिंग जियाओक्सियाओ से आधा इंच दूर थी, तो अचानक एक तेज आवाज आई। एक जोड़ी उंगलियों ने तलवार की नोक को जकड़ लिया और वह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकी। मोलेई ने उस व्यक्ति की ओर गौर से देखा और उदास होकर कहा, पवेलियन मास्टर यू, क्या आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? जिस व्यक्ति ने यह कदम उठाया वह यू वानेक्सियोनिक था। उन्होंने समय रहते कार्रवाई की और मोलेई को रोक दिया। यू वानेक्सियोनिक, मो परिवार के व्यवसाय में हस्तक्षेप करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? मो कुन गुस्से में था। यह देखकर कि फेंग वुचेन मोलेई के हाथों मरने वाला था, उसने यू वानेक्सियोनिक के हस्तक्षेप की उम्मीद नहीं की थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, यू वानेक्सियोनिक? आपकी फेंग वुचेन को बचाने की हिम्मत कैसे हुई? फेंग परिवार को नष्ट करने के बाद मैं आपके वानबाओ मंडप को नष्ट कर दूंगा। मो युआनकोंग इतना गुस्से में था कि उसकी नसें उभरी हुई थीं। यू वानेक्सियोनिक ने मो युआनकोंग की धमकी को नजरअंदाज कर दिया। जिस क्षण उसने अपना कदम उठाया, उसने पहले से ही सबसे खराब स्थिति के लिए तैयारी कर ली थी। फेंग झेंगिक्सियोनिक और अन्य लोगों को उम्मीद नहीं थी कि यू वानेक्सियोनिक मदद करेगा और उन्हें राहत मिली। पवेलियन मास्टर यू, क्या आप मो परिवार को नाराज करने से नहीं डरते? फेंग वुचेन ने आश्चर्य से पूछा। यू वानेक्सियोनिक को यह भी पता था कि मो परिवार को हुआंगफू परिवार का समर्थन प्राप्त था। यह सुनकर यू वानेक्सियोनिक मुस्कुराया और कहा, मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और अभिनय किया। मुझे डर है कि अब पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी है। टिंग! जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, यू वानेक्सियोनिक ने थोड़ा बल प्रयोग किया और मोलेई की तलवार तोड़ दी। यू वानेक्सियोनिक की खेती भी मूल परिवर्तन चरण के 9वें स्तर तक पहुंच गई थी। मोलेई का उनसे कोई मुकाबला नहीं था। हताशा में मोलेई केवल सावधानी से खुद को दूर कर सकता था। प्रतिवेदन: हुआंगफू कबीला। यू वानेक्सियोनिक का चेहरा बदल गया। मो कुन के अचानक शब्दों के विस्फोट से सभी के चेहरे का रंग बदल गया और उनके चेहरे पर डर दिखने लगा। मो कुन ने जिस भाई हुआंगफू का उल्लेख किया वह निश्चित रूप से हुआंगफू कबीले का एक पावरहाउस था। हुआंगफू कबीले का पावरहाउस मैचलेस सिटी में आया। फेंग झेंग जियोंग ने भौहें चढ़ा लीं और मन ही मन सोचा, यह परेशानी भरा है। हुआंगफू कबीला भयानक ताकत वाला एक बड़ा कबीला था जिसकी तुलना फेंग कबीले और मो कबीले से नहीं की जा सकती थी। एक बार जब हुआंगफू कबीले ने हस्तक्षेप किया तो फेंग कबीले और असंख्य खजाना मंडप बर्बाद हो जाएंगे। हुआंगफू कबीले के लोग आए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मो कबीला इतना बेईमान है। फेंग वुचेन की भौहें चढ़ गईं क्योंकि उसके दिल में चिंता का एक निशान दिखाई दिया। युवा मास्टर फेंग, सावधान रहें, यू वानेक्सियोनिक ने सतर्क अभिव्यक्ति के साथ गंभीरता से कहा। यह अज्ञात था कि क्या यू वानेक्सियोनिक को इस समय पछतावा हो रहा था। मोकुन की दहाड़ के बाद एक अत्याचारी आभा अचानक फूट पड़ी और एक काली छाया भयानक गति से उनकी ओर बढ़ी। यह आभा हुआंगफू लियांग है। फेंग झेंग जियोंग ने भौहें चढ़ा लीं क्योंकि वह आभा से अनुमान लगा सकता था कि यह कौन था। वो यहाँ है। युआन डैन स्टेज। फेंग वुचेन ने अत्याचारी आभा को महसूस करते हुए भौहें चढ़ा लीं और उन्हें पता चला कि यह एक युआन डैन स्टेज पावरहाउस था। पवेलियन मास्टर यू, सावधान रहें। फेंग झेंग जियोंग को कुछ महसूस हुआ और वह चिल्लाया। काली छाया की गति बहुत तेज थी। हालांकि फेंग झेंग जियोंग ने उसे चेतावनी दी, फिर भी यू वानेक्सियोनिक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बूम पू! काली छाया की गति बहुत भयानक थी। फेंग झेंग जियोंग और मो कुन के अलावा किसी और ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अचानक एक विस्फोट हुआ और यू वानेक्सियोनिक खून की उल्टी करते हुए उड़ गया। केवल एक झटके से यू वानेक्सियोनिक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका शरीर फेंग कबीले की दीवार से टकरा गया और मलबे के नीचे दब गया। कोई नहीं जानता था कि वह मर चुका है या जीवित है।
पवेलियन मास्टर यू फेंग वुचेन का चेहरा काला पड़ गया क्योंकि उसके दिल में गुस्सा उबल रहा था। जो व्यक्ति आया वह वास्तव में हुआंगफू कबीले का विशेषज्ञ हुआंगफू लियांग था। उन्होंने भूरे रंग का बड़ा वस्त्र पहना था, उनकी उम्र 40 वर्ष से कुछ अधिक थी और उनकी खेती ने ओरिजिन कोर स्टेज के पहले स्तर को प्राप्त कर लिया था। अपनी आभा के आधार पर वह फेंग झेंग जियोंग से थोड़ा अधिक मजबूत था। हुआंगफू लियांग के हाथ उसकी पीठ के पीछे थे। वह अहंकार से भरा हुआ था, जिससे लोगों को यह एहसास होता था कि वह हर किसी को नीची दृष्टि से देख रहा है। पवेलियन मास्टर भयभीत झांग हान अचानक जाग गया और घबराहट में भाग गया। मो फैमिली हेड, बस जाने दो। जो कोई भी आज हस्तक्षेप करने की हिम्मत करेगा, मैं उसे मार डालूंगा, हुआंगफू लियांग ने ठंडे स्वर में कहा। उन्हें पियरलेस सिटी के लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। एक गहन लड़ाई के बाद फेंग झेंगक्सियोनग और मोकुन दोनों घायल हो गए और उनके आदिमसार काफी हद तक थक गए। यहाँ तक कि फेंग कियानयांग और अन्य बुजुर्ग भी अलग अलग स्तर तक घायल हुए थे। यदि इस समय हुआंगफू लियांग ने हमला किया तो फेंग कबीले में कोई भी मौत से बच नहीं पाएगा। फेंग वुचेन ने हुआंगफू लियांग को उदासीनता से देखा। उन्हें यह भी चिंता थी कि इस समय हुआंगफू लियांग हमला करेगा। साथ ही इससे फेंग वुचेन को एहसास हुआ कि स्थिति जितनी अधिक खतरनाक थी, उसे एक मजबूत समर्थन की उतनी ही अधिक आवश्यकता थी। फेंग वुचेन के पास केवल दुष्ट ड्रैगन भगवान की यादें और समृद्ध अनुभव था, लेकिन उसके पास दुष्ट ड्रैगन भगवान की भयानक खेती नहीं थी। बेशक उसकी अपनी ताकत सबसे महत्वपूर्ण थी। इस समय फेंग वुचेन में सत्ता की अभूतपूर्व प्यास थी। इस समय फेंग वुचेन की इतनी इच्छा थी कि वह तुरंत एक भयानक विशेषज्ञ बन जाए और हुआंगफू लियांग को एक थप्पड़ से मार डाले। धन्यवाद भाई हुआंगफू, आपकी मदद के लिए, मोकुन ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। यहाँ हुआंगफू लियांग के साथ वह निश्चिंत हो सकता था। भाई हुआंगफू, फेंग वुचेन को देखो, इस बदबूदार लड़के को, उसे भागने मत दो। मैं अपने ही हाथों उसके टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हूँ। मू युआनको गुस्से से चिल्लाया और उसने फेंग वुचेन को घूर कर देखा। हुआंगफू लियांग ने अपने पीछे फेंग वुचेन को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और उपहास किया, वह बच नहीं पाएगा। भाई फेंग, क्या आप ठीक हैं? लिंग जियाओक्सियाओ ने चिंता से पूछा। उसका आकर्षक चेहरा चिंता से भरा हुआ था और घबराहट का कोई निशान नहीं था। भले ही हुआंगफू लियांग आए, लिंग जियाओक्सियाओ बिल्कुल भी नहीं डरा। फेंग वुचेन ने अपना सिर हिलाया। उनकी अभिव्यक्ति असामान्य रूप से शांत थी। उसने कुछ कहा नहीं। उसकी नज़र हुआंगफू लियांग से हट गई और फेंग कबीले के लोगों की ओर देखने लगी। फेंग कबीले को कई हताहतों का सामना करना पड़ा था। इन सब ने फेंग वुचेन को याद दिलाया कि उसे ताकत की जरूरत है। फेंग कबीला बहुत कमजोर था। मो कबीले का सामना करते समय उन्हें अभी भी एक दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ी, हुआंगफू कबीले का तो जिक्र ही नहीं। जैसे कि वह देख सकती थी कि फेंग वुचेन असामान्य रूप से गुस्से में था, लिंग जियाओक्सियाओ का दिल भी गुस्से से भर गया और उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। जब भाई फेंग मजबूत हो जाएंगे तो आप सभी मर जाएंगे, लिंग जियाओक्सियाओ ने अपने दिल में गुस्से से कहा। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों कुलों की क्षति अधिक से अधिक गंभीर होती गई। केवल फेंग झेंगक्सियोनिक बुजुर्ग और उच्च खेती वाले कुछ लोग अभी भी लड़ रहे थे। इसके अलावा यह अंत के करीब था। उनका सच्चा सार लगभग समाप्त हो गया था। फेंग झेंगक्सियोनिग, आज वह दिन है जब आपका फेंग कबीला नष्ट हो गया। मैं तुम्हें गहन मार्शल कौशल की शक्ति का परीक्षण करने दूंगा, मोकुन गुस्से से चिल्लाया। उसके शरीर में सच्चा सार पागलपन से सक्रिय हो गया था। उसके हाथों ने एक मुहर बनाई और एक शक्तिशाली शक्ति बाहर निकली। निम्न श्रेणी का गहन मार्शल कौशल, धधकती दिव्य हथेली, उद्धरण चिन्ह। मोकुन अपनी हथेली में एकत्रित एक शक्तिशाली ज्वाला ऊर्जा के रूप में दहाड़ने लगा। फिर उसने अपनी हथेली हवा में उड़ा दी। एक सफेद ऊर्जा हथेली का प्रिंट एक चौंकाने वाली आभा के साथ उड़ गया। एक गहन मार्शल कौशल। मो कबीले के पास वास्तव में गहन मार्शल कौशल है। फेंग कियानयांग गुप्त रूप से चौंक गया था। फेंग झेंगक्सियोनिग ने भौहें चढ़ा लीं और मन ही मन सोचा, यह हुआंगफू कबीले का गहन मार्शल कौशल हो सकता है। पूरे वुशुंग शहर में पवेलियन मास्टर यू के निम्न ग्रेड गहन मार्शल कौशल के अलावा किसी और के पास यह नहीं है। न केवल फेंग कबीला, बल्कि कमरे में छिपे लोग भी बेहद हैरान थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मो कबीले ने इतनी बेशर्मी से फेंग कबीले पर युद्ध की घोषणा करने का साहस किया। इससे पता चला कि उनके पास गहन मार्शल कौशल था। यह उनका तुरुप का इक्का था। गहन मार्शल कौशल, यह न केवल मो कबीले के पास है, बल्कि मेरे फेंग कबीले के पास भी है। फेंग झेंगक्सियोनिग ने व्यंग्य किया।
जैसे ही एक शक्तिशाली सच्चा सार पूरी तरह से सक्रिय हो गया, उसकी आभा अचानक बदल गई। तुम्हारे पास भी है। मोकुन थोड़ा स्तब्ध था। उसे इस पर विश्वास नहीं हुआ। हालांकि अगले ही सेकंड में मोकुन का चेहरा बदल गया। फेंग झिंगिक्सियोनिक के शरीर से एक अत्यंत शक्तिशाली आभा फूट पड़ी, जिससे हवा का एक झोंका बह गया। मध्यम श्रेणी का गहन मार्शल कौशल। निर्वाणवध। उद्धरण चिन्ह। फेंग झिंगिक्सियोनिक की आंखें एक जानलेवा आभा से चमक उठीं। वह चिल्लाया और अपना हाथ लहराया। एक शक्तिशाली नीली रोशनी वाला शटल उल्का की तरह निकला। वह राजसी था और उसमें हर चीज को भेदने की शक्ति थी। नीली बत्ती वाला शटल अत्यंत शक्तिशाली था। यह मोकुन की ऊर्जा हथेली प्रिंट से कहीं अधिक भयानक था। मध्यम श्रेणी का गहन मार्शल कौशल। मोकुन का चेहरा एकदम बदल गया और उसने अविश्वास से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। यह कैसे संभव है? फेंग झिंगिक्सियोनिक के पास मध्य श्रेणी का गहन मार्शल कौशल कैसे हो सकता है? मो युआनकोंग इतना भयभीत हो गया कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। मो कबीले के सभी लोग हैरान थे। वे भयभीत हो गए और हिले नहीं। पैट्रियार्क फेंग ने वास्तव में इसे इतनी अच्छी तरह से छुपाया था। इतने सालों तक कोई नहीं जानता था कि पैट्रियार्क फेंग के पास मध्य श्रेणी का गहन मार्शल कौशल था। हर कोई हैरान और भयभीत था। हुआंगफू लियांग ने फेंग झिंगिक्सियोनिक को देखा और थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उसने मन ही मन सोचा, एक छोटे फेंग कबीले के पास वास्तव में मध्यम दर्जे का गहन मार्शल कौशल है। फेंग झिंगिक्सियोनिक ने जो मध्य श्रेणी का गहन मार्शल कौशल इस्तेमाल किया था, वह उसे लिंग शियाओक्सियाओ ने बहुत समय पहले नहीं दिया था। वह लिंग जियाओक्सियाओ के प्रति अत्यंत आभारी थे। यदि उसके पास मध्य श्रेणी का गहन मार्शल कौशल नहीं होता तो फेंग झिंगिक्सियोनिक निश्चित रूप से यह लड़ाई हार जाता। बूम, पफ, सबकी भयभीत आंखों के सामने दो शक्तिशाली सेनाएं टकरा गईं। एक विस्फोट की आवाज आई और मोकुन की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। तुरंत उसने मुंह में ताजा खून उगल दिया और उसका शरीर टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ गया। कुलपति। मो कबीले के सभी लोग घबरा गए। पिता। मो लेई घबराहट में भाग गया। मो कबीले को यह उम्मीद नहीं थी कि फेंग झिंगिक्सियोनिक के पास मध्य श्रेणी का गहन मार्शल कौशल होगा। हालांकि फेंग झिंगिक्सियोनिक ने मोकुन को हरा दिया था, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह अपने ट्रू एसेंस की भारी खपत के कारण जोर से हौंफ रहा था। उनकी ताकतें बराबर थीं, लेकिन मध्य श्रेणी का गहन मार्शल कौशल बेहद शक्तिशाली था। मोकुन की हार अवश्यंभावी थी। भाई हुआंगफू, फेंग झिंगिक्सियोनिक को मार डालो, मो युआनकोंग ने गुस्से में कहा। यह सुनकर फेंग झिंगिक्सियोनिक का चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने हुआंगफू लियांग की ओर देखा और कहा, हुआंगफू लियांग, मेरे फेंग कबीले और आपके हुआंगफू कबीले ने हमेशा अपने काम से काम रखा है। तुम्हें मेरे फेंग कबीले के साथ मो कबीले के सौदे में मदद क्यों करनी है? फिर भी मो कबीला हुआंगफू कबीले का ससुराल है। मैं यूं ही बैठकर कुछ नहीं कर सकता। हुआंगफू लियांग ठंडे स्वर में मुस्कुराए। ससुराल वाले। फेंग झिंगिक्सियोनिक थोड़ा स्तब्ध था। यह सही है। हुआंगफू कबीले ने पहले ही मो कबीले के सामने शादी का प्रस्ताव रखा है। शादी का फैसला पहले ही हो चुका है। इसलिए मो कबीले का मामला हुआंगफू कबीले का मामला है। यह खुद कबीले प्रमुख का आदेश है। फेंग झिंगिक्सियोनिक, व्यस्त व्यक्ति होने के लिए आप केवल खुद को दोषी ठहरा सकते हैं। हुआंगफू लियांग अपनी आंखों में तिरस्कार के साथ ठंडे स्वर में मुस्कुराया। यदि तुमने मेरे पिता के सिर के एक बाल को भी नुकसान पहुंचाने का साहस किया तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारे हुआंगफू कबीले को नष्ट कर दूंगा, फेंग वुचेन ने ठंडे स्वर में कहा। फेंग वुचेन के शरीर से एक ठंडी हत्या का इरादा उत्सर्जित हुआ था। क्या ऐसा है? हुआंगफू लियांग ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया, दुर्भाग्य से आपको कभी मौका नहीं मिलेगा। आपने मो कबीले को नाराज किया, जो हुआंगफू कबीले को नाराज करने के बराबर है। तुम्हें मरना होगा। इतना कहने के बाद हुआंगफू लियांग अचानक बाहर निकल गए। उसने एक शक्तिशाली शक्ति सक्रिय की और सब कुछ अपनी मुट्ठी में समेट लिया। उसकी क्रूर मुद्रा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह फेंग झिंगिक्सियोनिक को एक ही मुक्के से मारने की योजना बना रहा था। सावधान रहें कबीले प्रमुख। पति। पिता। फेंग कबीले में हर कोई दहशत में चिल्लाया। जियोक विंकिंग के आंसू बह निकले और उसका दिल चिंता से जल उठा। रुकना। जब फेंग कबीले में हर कोई दहशत की स्थिति में था, तभी एक बुजुर्ग लेकिन गरिमापूर्ण ठंडी चीख सुनाई दी। इसके बाद एक अत्यंत जोरदार आभा उन्मत्त रूप से छा गई। उत्पत्ति कोर स्टेज का छठा स्तर। इस बेहद मजबूत आभा को महसूस करते हुए हुआंगफू लियांग का चेहरा काफी बदल गया। हुआंगफू लियांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बुजुर्ग लेकिन गरिमा में ठंडी चीख एक बार फिर सुनाई दी।
अकादमी के बड़े बुजुर्ग। इस आवाज को सुनकर फेंग झेंगक्सियोनग अपने दिल में बहुत खुश हुआ। फेंग कबीले के सभी लोगों ने अपमान सहा और राहत की सांस ली। उस क्षण पहले यह बस स्वर्ग से नरक में गिरने का एहसास था। जेन युन तियान, वह यहाँ क्यों है? भारी रूप से घायल मो कुन की भौहें चढ़ गईं। एक वृद्ध आकृति हवा के झोंके की तरह थी जो अपने साथ कई बाद की छवियां लेकर आई और पलक झपकते ही फेंग झेंगक्सियोनग के सामने आ गई। स्काई फ्लेम इंस्टीट्यूशन के ग्रैंड एल्डर आ गए हैं। कमरे में छिपे सभी लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। जो व्यक्ति आया वह वास्तव में स्काई फ्लेम इंस्टीट्यूशन का ग्रैंड एल्डर जेन युन तियान था। जेन युन तियान ने अपना हाथ लहराया और एक जोरदार बल ने सीधे हुआंगफू लियान को उड़ा दिया। उसकी ताकत अकल्पनीय थी। इस पुरानी चीज की ताकत में काफी सुधार हुआ है। हुआंगफू लियांग ने मन ही मन सोचते हुए भौहें चढ़ा दीं। उसकी आंखें विभत्सता और क्रोध से भरी थीं। तुम सब रुको, जेन युन तियान एक बार फिर ठंडी आवाज में चिल्लाया, जिससे मो कबीले के विशेषज्ञ एक के बाद एक पीछे हटने से डर गए। किसी ने दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं की। जेन युन तियान, मेरे हुआंगफू कबीले के मामलों में हस्तक्षेप करने की आपकी बारी कब से है? हुआंगफू लियांग ने गहरी आवाज में पूछा। प्रतिवेदन। हुआंगफू युनझोंग हुआंगफू कबीले के कुलपति थे और उनकी खेती बेहद ऊंची थी, पहले से ही मूलकोर चरण के 7वें स्तर पर थी। जहां तक हुआंगफू लियांग का सवाल है, जो ओरिजिन कोर स्टेज के पहले स्तर पर था, हुआंगफू कबीले में उसकी ताकत केवल औसत मानी जाती थी और अभी भी कई विशेषज्ञ हुआंगफू लियांग से ज्यादा मजबूत थे। हुआंगफू ने ठंडे स्वर में कहा, जेन न्यूटियन, वह बूढ़ा कमीना 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसेशन पाउडर के लिए आया होगा। अन्यथा जेन न्यूटियन पियरलेस सिटी जैसी छोटी जगह पर बिल्कुल नहीं आते। जेन न्यूटियन 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसेशन पाउडर के लिए सटीक रूप से आया था और ऐसा लग रहा था कि वह फेंग झेंग जियोंग को बचाने के लिए सही समय पर आया था। धन्यवाद बड़े बुजुर्ग, मुझे बचाने के लिए। फेंग झेंग जियोंग ने तुरंत उन्हें धन्यवाद दिया। कहा जा सकता है कि जेन न्यूटियन सही समय पर आए थे। यदि वह आधे मिनट बाद होता तो फेंग झेंग जियोंग की पहले ही मृत्यु हो चुकी होती। जेन न्यूटियन ने एक उपचार गोली निकाली और फेंग झेंग जियोंग को देते हुए कहा, अपनी चोटों को ठीक करने के लिए पहले इस उपचार गोली का सेवन करें। फेंग झेंग जियोंग ने उसे फिर से धन्यवाद दिया और जल्दी से औषधीय गोली निगल ली। उनकी ठंडी नजर जेन न्यूटियन पर पड़ी, लेकिन हुआंगफू लियांग के चेहरे पर निडरता थी और उन्होंने शांति से कहा, जेन न्यूटियन, मुझे पता है कि साम्राज्य में आपकी स्थिति ऊंची है और कुलपति ने वास्तव में अतीत में कुछ हद तक आपका सम्मान किया था, लेकिन यह अलग है अभी कुछ समय पहले मेरे हुआंगफू कबीले के सबसे बड़े बुजुर्ग 4ठी कक्षा के कीमियागर बन गए। अब चीजें अलग हैं। क्या ऐसा है? फिर बधाई, जेन न्यूटियन ने ठंडी आवाज में कहा, जरा सा भी हिल नहीं गया। यह देखकर कि जेन न्यूटियन ने इसे दिल पर नहीं लिया, हुआंगफू लियांग का चेहरा अचानक उदास हो गया। हुआंगफू कबीले में ग्रेड 4 कीमियागर पहले ही प्रकट हो चुका था, इसलिए स्काई फ्लेम अकादमी से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। इसके अलावा हुआंगफू कबीले में अभी भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो तियानयुन संप्रदाय का शिष्य था। रिश्ते की इस परत के साथ हुआंगफू कबीला स्काई फ्लेम अकादमी से क्यों डरेगा? जेन न्यूटियन, आप वास्तव में हस्तक्षेप करना चाहते हैं? हुआंगफू लियांग ने उदास होकर पूछा। यह सुनकर जेन न्यूटियन ने ठंडे स्वर में कहा, फेंग वुचेन मेरी अकादमी का छात्र है। क्या आपको लगता है कि बूढ़े आदमी को हस्तक्षेप करना चाहिए? मत भूलो, हुआंगफू किंग भी अकादमी में है। जब तक वे अकादमी के छात्र हैं, अकादमी उनके लिए जिम्मेदार है। उद्धरण चिन्ह। मैं आपको यह बताना भूल गया कि कुछ दिनों में हुआंगफू किंग और मो लिंग एर अकादमी से हट जाएंगे। तियानयुन कबीले के मालिक उन्हें तियानयुन कबीले में प्रवेश करने देने के लिए सहमत हो गए हैं। हुआंगफू लियांग ने आत्मसंतुष्टता से उपहास किया। बूढ़े आदमी को परवाह नहीं है कि वे कहाँ जाते हैं। जेन न्यूटियन की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही क्योंकि उन्होंने गहरी आवाज में कहा, आपको वापस जाना चाहिए और हुआंगफू युनझोंग से पूछना चाहिए कि क्या आपका हुआंगफू कबीला अकादमी के साथ दुश्मन बनना चाहता है। हुआंगफू किंग और मो लिंगर तियानयुन कबीले में जा रहे हैं। खबर सुनकर फेंग परिवार और वुशुंग शहर हैरान रह गए। हालांकि तियानयुन कबीले में प्रवेश की सीमा हेवनली फ्लेम अकादमी जितनी ऊंची नहीं थी, फिर भी तियानयुन कबीला इन्फिनो साम्राज्य में शीर्ष कबीला था। हजारों शिष्यों के साथ यह निश्चित रूप से एक विशालकाय था। जब तक कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली था, तियानयुन कबीले में प्रवेश करने पर उसे अनंत साधना संसाधनों के साथ साथ अभ्यास करने के लिए शक्तिशाली तकनीकों और मार्शल आर्ट तक पहुंच प्राप्त होगी। हालांकि अकादमी में कुछ प्रतिबंध थे।
यदि कोई कुछ आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है तो वह शक्तिशाली तकनीकों और मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं कर पाएगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि तियानयुन कबीला हेवनली फ्लेम अकादमी से कहीं अधिक शक्तिशाली था। तियानयुन कबीले का अस्तित्व कुछ ऐसा था जिससे साम्राज्य के शाही परिवार को भी सावधान रहना पड़ता था। ऐसा लगता है जैसे यह हुआंगफू कबीले की प्रतिभा द्वारा व्यवस्थित किया गया था, फेंग वुचेन ने अपने दिल में अनुमान लगाया। भाई फेंग, अगर मो लिंगर तियानयुन कबीले में प्रवेश करता है तो उसकी खेती में बहुत तेजी से सुधार होना चाहिए, लिंग जियाओक्सियाओ ने धीरे से कहा। फेंग वुचेन ने शांति से कहा, तियानयुन कबीला साम्राज्य में सबसे मजबूत कबीला है। जब तक कोई प्रतिभाशाली है, तियानयुन कबीला उन्हें पोषित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। मो लिंगर की प्रतिभा के साथ उसे महत्व दिया जाना चाहिए। भाई फेंग, क्या आप उसके बदला लेने के बारे में चिंतित हैं? लिंग जियाओक्सियाओ ने पूछा। अब जब दोनों परिवारों में अनबन हो गई है तो उसके लिए बदला लेना सामान्य बात है। हालांकि जब तक मैं जीवित हूं, मैं आज की घटना दोबारा नहीं होने दूंगा। फेंग वुचेन ने शांति से कहा, लेकिन अंत में उनके शब्द और अधिक गंभीर हो गए और उनकी आंखों में एक भयंकर झलक आ गई। लिंग जियाओक्सियाओ ने अपनी खूबसूरत आंखों से फेंग वुचेन को देखा। यह पहली बार था जब उसने फेंग वुचेन की शांत अभिव्यक्ति देखी। वह फेंग वुचेन के गुस्से और सत्ता की तीव्र इच्छा को महसूस कर सकती थी। शायद भाई फेंग नहीं चाहते थे कि फेंग कबीले और मो कबीले का इस तरह पतन हो जाए। भाई फेंग को दर्द हो रहा होगा, या शायद आज से भाई फेंग जाने दे सकते हैं। लिंग जियाओक्सियाओ ने उसके दिल में आह भरी। दुनिया अप्रत्याशित थी और कोई नहीं जानता था कि कल क्या होगा। हुआंगफू लियांग, वापस जाओ और हुआंगफू युनझू को बताओ कि अगर वह वास्तव में अकादमी के साथ दुश्मन बनना चाहता है तो बूढ़ा आदमी हमेशा उसका इंतजार कर रहा है। अगर और कुछ नहीं है तो यहाँ से चले जाओ, जेन यूनटियन ने ठंडे स्वर में कहा, और एक भयानक आभा फूट पड़ी जिससे हुआंगफू लियांग का चेहरा पीला पड़ गया। यह सुनकर हुआंगफू लियांग का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। हालांकि हुआंगफू कबीला तियानयुन अकादमी से डरता नहीं था, लेकिन उसने यह कहने की हिम्मत नहीं की कि वह तियानयुन अकादमी के साथ दुश्मन बनना चाहता था। तियानयुन अकादमी क्या थी? तियानयुन अकादमी चिलचिलाती आग साम्राज्य की अकादमी थी और अकादमी के सभी छात्र साम्राज्य के विभिन्न कुलों के प्रतिभाशाली थे। यहाँ तक कि शाही परिवार की प्रतिभाएं भी अकादमी में थीं। तियानयुन अकादमी अनगिनत प्रतिभाओं के परिवारों से संबंधित थी। भले ही हुआंगफू कबीले का तियानयुन कबीले के साथ रिश्ता था, उन्होंने तियानयुन अकादमी के साथ दुश्मन बनने की हिम्मत नहीं की। तियानयुन अकादमी के साथ दुश्मन बनना साम्राज्य के साथ दुश्मन बनने के बराबर था। क्या साम्राज्य से शत्रु बनने से वे देशद्रोही नहीं हो जाएंगे? हुआंगफू कबीला इस आरोप को सहन नहीं कर सका। यह बुरी लोमड़ी। हुआंगफू ने मन ही मन शाप दिया और उसका चेहरा भयावह होने लगा। मोकुन और बाकी लोगों ने बोलने की हिम्मत नहीं की और केवल अपने गुस्से को दबा सके। हुआंगफू कबीला तियानयुन अकादमी से नहीं डरता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मो कबीला नहीं था। हम्फ, हुआंगफू लियांग ने ठंड से परेशान किया, फिर मुड़कर चला गया। मोकुन और बाकी लोग चुपचाप ही निकल सकते थे। जेन यूनटियन की उपस्थिति ने उन्हें पहले ही असफलता के लिए बर्बाद कर दिया था। मोकुन, मो कबीले ने आज जो किया है उसकी कीमत मैं तुम्हें चुकाऊंगा, फेंग वुचेन ने भावहीन चेहरे के साथ ठंडे स्वर में कहा। फेंग वुचेन ने मूल रूप से मो लिंग एर के साथ अपने परिचित के कारण मो कबीले से निपटने की योजना नहीं बनाई थी। हालांकि मो कबीले ने आज फेंग कबीले पर हमला किया था, जिससे फेंग वुचेन पूरी तरह से क्रोधित हो गए थे। फेंग वुचेन की शांति ने फेंग झेंगिक्सियोनिग और जियो क्विंकिग को आश्चर्यचकित कर दिया। हम्फ, अगर आप में हिम्मत है तो इसे आजमाएं। मुझे विश्वास नहीं है कि तियानयुन अकादमी आपके फेंग कबीले की हमेशा के लिए रक्षा कर सकती है, हुआंगफू लियांग ने तिरस्कारपूर्वक कहा। फेंग वुचेन, तुमने मेरे बेटे मो यू को मार डाला। मैं तुम्हारी हड्डियां जला दूंगा और तुम्हारी राख बिखेर दूंगा। मुझे बलिदान के रूप में आपके पूरे फेंग कबीले के खून की भी आवश्यकता होगी। मो युआनकोंग ने उग्रता से कहा, उसका मन बदले की भावना से भर गया। यह देखते हुए कि मो कबीला चला गया था, फेंग झेंगिक्सियोनिग ने घायलों का इलाज करने और सड़क पर खून के धब्बे साफ करने का आदेश दिया। यू वानिक्सियोनिग की चोटें गंभीर थीं और उनकी कुछ हड्डियां भी टूट गईं, लेकिन उनका जीवन खतरे में नहीं था। लिंग कबीले की ओर से वे यांग कबीले की रुकावट के कारण आकर सहायता प्रदान करने में असमर्थ थे। लेकिन यह जानते हुए कि फेंग झेंगिक्सिग वे सभी ठीक थे, लिन तियानिक्सिंग ने भी अपना मन शांत कर लिया।
फेंग कबीले के हॉल में फेंग झेंगक्सियोनग वर्तमान में जेन न्यूटियन का मनोरंजन कर रहा था। अकादमी के प्रमुख बुजुर्ग और रैंक 4 कीमियागर के रूप में फेंग झेंगक्सियोनग ने इतनी ऊंची स्थिति को कम करने की हिम्मत नहीं की। जब जेन न्यूटियन चाय पीने के लिए बैठे ही थे तो फेंग वुचेन ने अपना मुंह खोलने का बीड़ा उठाया और कहा, हे डेल्डर, मैं आपके आने के इरादे को जानता हूँ। मैं आपके लिए औषधीय फॉर्मूला वापस ला सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। उद्धरण चिन्ह। जेन न्यूटियन थोड़ा स्तब्ध था। उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ कि फेंग वुचेन ने उनके इरादों का अनुमान लगाया, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि फेंग वुचेन इतने सीधे थे। चेन हे डेल्डर के प्रति असभ्य मत बनो, फेंग झेंगक्सियोनग ने निंदा की। लेकिन उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि फेंग वुचेन इस समय बहुत शांत थे। जियोक विंकिग और फेंग कियानयांग वे सभी बता सकते हैं कि पहले हुए महान युद्ध के बाद फेंग वुचेन बेहद शांत हो गए थे। यहाँ तक कि उनके शब्दों में भावना का लेश भी नहीं था। क्या शर्त? जेन न्यूटियन ने उदासीनता से पूछा। उसकी गहरी नज़र फेंग वुचेन पर पड़ी और उसने मन ही मन सोचा, यह बच्चा अजीब तरह से शांत है। उसकी आंखें लड़ने की भावना से भरी हैं। 1 साल तक मेरे फेंग कबीले की रक्षा करो। 1 साल काफी है, फेंग वुचेन ने शांति से कहा। फेंग वुचेन की ताकत बहुत कमजोर थी। उसे समय की सबसे ज्यादा जरूरत थी। जब फेंग वुचेन ने यह कहा तो फेंग कबीले के उच्च वर्ग स्तब्ध रह गए। फेंग वुचेन की स्थिति काफी अप्रत्याशित थी। इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। फेंग कबीला और मो कबीला पहले ही अलग हो चुके थे। मो कबीले के पीछे हुआंगफू कबीला था और हुआंगफू कबीले के पीछे तियानयुन कबीला था। इतने भयानक समर्थन के साथ यदि फेंग कबीले के पास मजबूत समर्थन नहीं होता तो देर सवेर उन्हें मो कबीले द्वारा मार दिया जाता। ठीक है, मेरा वादा है तुमसे। जेन न्यूटियन बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हुए। औषधीय फॉर्मूले का उल्लेख नहीं है, केवल फेंग वुचेन की भयानक खेती की गति और जादुई तकनीकों के आधार पर जेन न्यूटियन बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत होंगे। धन्यवाद, हे डेल्डर, फेंग वुचेन ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। स्काई फ्लेम अकादमी द्वारा फेंग कबीले की सुरक्षा के साथ फेंग वुचेन निश्चिंत हो सकते थे। फेंग कबीला अभी भी बहुत कमजोर है। बड़े कुलों की तुलना में हम चींटियों की तरह हैं जो वध होने का इंतजार कर रही हैं। फेंग झेंगक्सियोनग बेबसी से मुस्कुराया। हर कोई फेंग वुचेन के इरादे का अनुमान लगा सकता था। अगर आज हे डेल्डर की मदद नहीं होती तो मेरा फेंग कबीला खत्म हो गया होता। जियोक विंकिग का चेहरा डर से भरा था। यह सोचकर कि फेंग झेंगक्सियोनग लगभग कैसे मारा गया था, वह भयभीत होने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। फेंग वुचेन ने बांस के स्क्रॉल पर औषधीय सूत्र लिखा और फिर इसे जेन न्यूटियन को सौंप दिया। 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसिंग पाउडर फेंग वुचेन के लिए कुछ भी नहीं था। इसे अमृत भी नहीं माना जाता था। फेंग वुचेन को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। पिताजी, माताजी, बड़ों, यह 1 वर्ष हमें मजबूत बनने के लिए काफी है। मैं आज की घटना दोबारा नहीं होने दूंगा। कदापि नहीं, फेंग वुचेन ने शांति से कहा, लेकिन उनके शब्दों में आत्मविश्वास का भाव था। ओल्ड मैन का मानना है कि आप यह कर सकते हैं। जेन न्यूटियन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। फेंग वुचेन के चेहरे पर आत्मविश्वास देखकर फेंग झेंगक्सियोनग और जियोक विंकिग को बेहद संतुष्टि महसूस हुई। पापा को भी आप पर विश्वास है। फेंग झेंगक्सियोनग ने उत्साह से सिर हिलाया। फेंग युआन ने उत्साह से कहा, तीसरे भाई, आपकी साधना की गति से हम सभी आप पर विश्वास करते हैं। हमारा फेंग कबीला निश्चित रूप से मजबूत हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। बिग ब्रदर फेंग निश्चित रूप से फेंग कबीले को मजबूत बनाएगा। लिंग जियाओक्सियाओ मधुरता से मुस्कुराया। फेंग वुचेन, 1 साल में अकादमी में वापस आना मत भूलना। जेन न्यूटियन ने एक आखिरी वाक्य जोड़ा और फिर फेंग कबीले को छोड़ दिया। फेंग कबीला हाल ही में एक बड़ी लड़ाई से गुजरा था और भारी हताहत हुआ था। स्वाभाविक रूप से निपटने के लिए कई चीजें थीं। चूंकि उसने पहले ही औषधीय फॉर्मूला प्राप्त कर लिया था, जेन न्यूटियन के पास रुकने का कोई कारण नहीं था। पिता, माँ, मेरे गुरु ने मुझे प्रशिक्षण के लिए बाहर लाने की योजना बनाई है। इस तरह मैं तेजी से मजबूत बन सकता हूँ। जैसे ही जेन न्यूटियन चला गया, फेंग वुचेन ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। वह बहुत गंभीर और बहुत शांत स्वभाव के थे। जियोक विंकिग ने धीरे से आह भरी और सिसकियों से उसका दम घुट गया। आपने अभी जो कहा उससे माँ बता सकती हैं। बात सिर्फ इतनी है कि जब आप छोटे थे तब से आपने कभी माँ का साथ नहीं छोड़ा। माँ आपसे बिछड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकती। अंत में जियोक विंकिग के आंसू छलक पड़े। फेंग वुचेन फेंग कबीले का सबसे छोटा बेटा था और वह भी था जिसे वे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। इसके अलावा वह फेंग कबीले की वर्तमान अद्वितीय प्रतिभा थी।
वे कमोबेश फेंग वुचेन को लेकर चिंतित थे। चेन एर, चिंता मत करो। परिवार के बारे में चिंता मत करो। इसके अलावा बुजुर्ग जेन यूनटियन ने पहले ही 1 साल के लिए हमारे फेंग कबीले की रक्षा करने का वादा किया है। मुझे उम्मीद है कि 1 साल के बाद मैं तुम्हें मजबूत होते देख सकता हूँ। फेंग झेंगक्सियोनग नीचे चला गया और फेंग वुचेन को देखा। उन्होंने गंभीरता से और उम्मीद से कहा। प्रतिवेदन। सामान पैक करने के बाद फेंग वुचेन और लिंग जियाओक्सियाओ फेंग झेंगक्सियोनग और अन्य लोगों की अनिच्छुक निगाहों के तहत फेंग निवास से बाहर निकल गए। जियोक विंकिंग बेकाबू होकर रो रही थी। उसकी खूबसूरत आंखें अनिच्छा और चिंता से भरी हुई थीं क्योंकि वह चेन एर का नाम बड़बड़ा रही थी। 16 साल में यह पहली बार था कि फेंग वुचेन ने घर छोड़ा था। फेंग वुचेन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि वह जानता था कि एक बार उसने ऐसा किया तो उसके आंसू अनियंत्रित रूप से गिरेंगे। वह नहीं चाहता था कि फेंग झेंगक्सियोनग और अन्य लोग उसका कमजोर पक्ष देखें। आदमी आसानी से नहीं रोता। फेंग वुचेन ने अपनी अनिच्छा को दबा दिया, लेकिन अंत में उसके आंसुओं ने उसे धोखा दे दिया। उनके जाने से पहले जो आंसू गिरे वे शक्ति के आंसू थे, भविष्य के आंसू थे। फेंग वुचेन फेंग परिवार का भविष्य था। उसे फेंग परिवार को अपना मजबूत पक्ष दिखाना था। उसे फेंग परिवार में आशा लानी थी। तीसरे भाई, ध्यान रखना। फेंग युआन और फेंग झान चिल्लाते रहे। तीसरे युवा मास्टर, ध्यान रखना। फेंग परिवार में हर कोई चिल्लाता रहा। जियो लैन, जिन्होंने कई वर्षों तक फेंग वुचेन की सेवा की थी, ने भी अनिच्छा के आंसू बहाए। मैडम, उदास मत होइए। चेन एर सिर्फ प्रशिक्षण के लिए अपने मालिक का अनुसरण कर रहा है। हमें खुश होना चाहिए। फेंग झेंगक्सियोनग ने मुस्कुराने पर मजबूर किया और उसे सांत्वना दी। हालांकि उसके दिल में अनिच्छा जियोक विंकिंग से कम नहीं थी। पिताजी, मेरे जाने के बाद जियोलैन आपको वह चीजें देगी जो मैंने पीछे छोड़ी है। फेंग वुचेन ने मन ही मन सोचा। इस समय फेंग वुचेन की भावनाओं को अब शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है। लिंग जियाओक्सियाओ चुपचाप फेंग वुचेन के पास चला गया। फेंग वुचेन के आंसू देखकर उसे भी बहुत दुख हुआ और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे सांत्वना दी जाए। रास्ते में फेंग वुचेन का मूड बहुत भारी था। यहाँ तक कि जब राहगीरों ने उनका अभिवादन किया तो फेंग वुचेन ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया, जैसे कि उन्होंने उनकी बात सुनी ही न हो। अज्ञात समय के बाद फेंग वुचेन और लिंग जियाओक्सियाओ पियरलेस सिटी से बाहर चले गए। फेंग वुचेन अपनी जगह पर रुके और शहर के गेट पर परिचित शब्दों को देखने के लिए मुड़े। उसका हृदय एक बार फिर जटिल भावनाओं से भर गया। शहर के गेट के सामने फेंग वुचेन को नहीं पता था कि वह कितनी देर से वहां खड़ा था। जब उसने लिंग जियाओक्सियाओ की आवाज सुनी तभी उसे होश आया। भाई फेंग, चलो चलें, लिंग जियाओक्सियाओ ने धीरे से कहा। गहरी सांस लेते हुए फेंग वुचेन ने अपने दिल में जटिल और दुखद भावनाओं को दबा दिया और मुस्कुराते हुए कहा, चलो चलें। फेंग वुचेन को गए पूरे 1 साल हो गए थे। इस वर्ष वुशुंग शहर में अब वह भयानक युवक फेंग वुचेन नहीं था, जिसके पास केवल 2ym दर्जे की मार्शल स्पिरिट प्रतिभा और एक राक्षसी साधना गति थी। शहर के बाहर कई लोगों ने फेंग वुचेन और लिंग जियाओक्सियाओ को शहर छोड़ते देखा और वे उनके ठिकाने को लेकर बहुत हैरान थे। भाई फेंग, हम कहाँ जा रहे हैं? वुशुंग शहर छोड़ने के बाद लिंग जियाओक्सियाओ ने अचानक पूछा। यह देखकर कि फेंग वुचेन ने अपनी जटिल भावनाओं को दूर कर दिया है, लिंग जियाओक्सियाओ को भी राहत मिली। यह सुनकर फेंग वुचेन ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो घूमते हैं। साम्राज्य इतना बड़ा है, हम कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है भाई फेंग, लिंग जियाओक्सियाओ खुशी से भरा था और सहमत होना चाहता था, लेकिन इस समय उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी। मिस, अब वापस जाने का समय हो गया है। लिंग जियाओक्सियाओ के मन की आवाज ने उसे जारी रखने में असमर्थ बना दिया। क्या गलत? लिंग जियाओक्सियाओ को बोलने में झिझकते देख फेंग वुचेन ने पूछा। कुछ नहीं, बस इतनी देर हो गई है कि मैं बाहर हूँ, मुझे वापस जाना चाहिए। लिंग जियाओक्सियाओ ने उदास मन से कहा। जैसे ही उसकी आवाज कम हुई, लिंग जियाओक्सियाओ ने अचानक कुछ सोचा और जल्दी से समझाया, भाई फेंग, कृपया गलत न समझें, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। यदि यह अन्य कारणों से नहीं है तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, अगर मैं मर जाऊं तो बस। लिंग जियाओक्सियाओ द्वारा अपना स्पष्टीकरण समाप्त करने की प्रतीक्षा किए बिना फेंग वुचेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है, मैं समझ सकता हूँ। आप 2 महीने से फेंग परिवार में हैं, अब वापस जाने का समय है, अपने माता पिता को चिंता न करने दें। फेंग वुचेन ने लिंग जियाओक्सियाओ की स्थिति को समझा। वह कुछ ही मिनटों के लिए वुशुंग शहर से बाहर निकला था और वह पहले से ही बहुत अनिच्छुक था। लिंग जियाओक्सियाओ को तो छोड़ ही दे जो 2 महीने के लिए बाहर था।
धन्यवाद भाई फेंग, मैं निश्चित रूप से आऊंगा और तुम्हें ढूंढूंगा। मैं वादा करता हूँ। लिंग जियाओक्सियाओ ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, डर था कि फेंग वुचेन उस पर विश्वास नहीं करेंगे। तुम अकेले कैसे वापस जाओगे? फेंग वुचेन ने पूछा। इसके अलावा फेंग वुचेन ने यह भी सुना कि लिंग जियाओक्सियाओ मुख्य भूमि से आया था, जो बहुत दूर था। युवा मास्टर फेंग को इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं यंग मिस को वापस भेजूंगा। जैसे ही फेंग वुचेन ने बोलना समाप्त किया, एक उदासीन आवाज सुनाई दी, जिसके बाद पतली हवा से एक आकृति दिखाई दी। जो व्यक्ति आया था वह लगभग 30 वर्ष का एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। वह बहुत छोटा था, सफेद जरीदार कपड़े पहने हुए था और एक विशेषज्ञ की आभा बिखेर रहा था। फेंग वुचेन इस आदमी की शक्ल देखकर गुप्त रूप से चौंक गया था। यह निश्चित रूप से एक भयानक विशेषज्ञ था और वह हर समय गुप्त रूप से लिंग जियाओक्सियाओ की सुरक्षा की रक्षा कर रहा था। भाई फेंग, उसका नाम ये वुहिन है। लिंग जियाओक्सियाओ ने तुरंत परिचय दिया। धन्यवाद यंग मास्टर फेंग, इस दौरान यंग मिस की देखभाल करने के लिए। ये वुहिन विनम्रता से मुस्कुराए और फेंग वुचेन को थोड़ा झुकाया। फेंग वुचेन ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर देखा और कहा, जियाओक्सियाओ ने मेरे फेंग परिवार की मदद की है, विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके साथ उसे एस्कॉर्ट करने से मुझे राहत मिली है। भाई फेंग, ध्यान रखना। मैं तुम्हें ढूंढूंगा, लिंग जियाओक्सियाओ ने तुरंत कहा। उसकी आंखें अनिच्छा से भरी हुई थीं और उनमें आंसू चमक रहे थे। अलविदा यंग मास्टर फेंग, ये वुहिन विनम्रता से मुस्कुराए और तुरंत लिंग जियाओक्सियाओ के साथ गायब हो गए, जैसे कि वह कभी दिखाई ही नहीं दिए हों। फेंग वुचेन ने खुद से कहा, जियाओक्सियाओ के पीछे की शक्ति बहुत भयानक होनी चाहिए। ये वुहिन की खेती के साथ वह अकेले ही पूरे यानहुओ साम्राज्य को खत्म कर सकता है। लिंग जियाओक्सियाओ के जाने से आसपास का माहौल शांत हो गया। यह ऐसा था जैसे एक पल में फेंग वुचेन के पास कुछ भी नहीं बचा था। मुझे जल्द से जल्द अपनी खेती बढ़ानी होगी। जैसे ही वह जंगल की गहराई में चला गया, फेंग वुचेन की आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठी। फेंग वुचेन ने फेंग परिवार को इसलिए छोड़ा क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि फेंग परिवार को उनका रहस्य पता चले। साथ ही वह स्वतंत्र रूप से खेती भी नहीं कर पाता था। वह फेंग परिवार के लिए और अधिक परेशानी नहीं लाना चाहता था। फेंग वुचेन के पियरलेस सिटी छोड़ने के कुछ ही समय बाद एक अधीनस्थ जो खुद को साम्राज्य का जनरल कहता था, फेंग परिवार में आया। उनका उद्देश्य 7 खजाने क्यूई संक्षेपण अमृत था। यह जानते हुए कि साम्राज्य को 7 खजाने क्यूई संक्षेपण अमृत की आवश्यकता है, फेंग झेंगिक्सियोनग ने बिना किसी हिचकिचाहट के नुस्खा सौंप दिया। साम्राज्य के नागरिक के रूप में साम्राज्य की मदद करने में सक्षम होना फेंग परिवार के लिए सम्मान की बात थी। स्वाभाविक रूप से फेंग झेंगिक्सियोनग मना नहीं करेगा। दूसरी ओर फेंग वुचेन ने अकेले ही पहाड़ों को पार किया और जल्दी जल्दी खेती की। 3 दिन बाद वह साम्राज्य के क्लाउड क्षेत्र में पहुंचे। वह पहले से ही पियरलेस सिटी के तियानजू से बहुत दूर था। इस दिन फेंग वुचेन वाटर क्लाउड सिटी पहुंचे। कुछ दिनों तक अनुकूलन के बाद रास्ते में उनकी मुलाकात कई लोगों से हुई। कई खूबसूरत दृश्यों से गुजरने के बाद फेंग वुचेन के मूड में काफी सुधार हुआ। उन्होंने पाया कि अकेले खेती करना अधिक आरामदायक और शांतिपूर्ण था। बाहरी दुनिया के हस्तक्षेप के बिना फेंग वुचेन पूरे मन से खेती कर सकते थे। उन्होंने बिना किसी विकर्षण के खेती की। अमृत और अमृत के अलावा मुझे अपनी खेती को बढ़ाने के लिए सभी प्रकार के खजाने खोजने की जरूरत है, फेंग वुचेन ने वाटर क्लाउड सिटी की सड़कों पर चलते हुए मन में सोचा। अपने आगमन के पहले दिन फेंग वुचेन सबसे पहले दवा की दुकान पर गए और हथियारों को परिष्कृत करने के लिए कई जड़ी बूटियां और सामग्रियां खरीदी। उसके बाद फेंग वुचेन अमृत और अमृत को परिष्कृत करने के लिए वाटर क्लाउड सिटी के बाहर पहाड़ों पर गए। पहाड़ों में आध्यात्मिक ऊर्जा घनी थी और वातावरण शांत था। यह खेती के लिए उपयुक्त था। 7 दिनों के बाद फेंग वुचेन ने क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र के 5वें स्तर में सफलतापूर्वक कदम रखा। उनकी खेती में वृद्धि आश्चर्यजनक थी। सफलता के बाद फेंग वुचेन ने मार्शल आर्ट तकनीकों के लिए ईविल ड्रैगन भगवान की यादों की खोज शुरू की जो उन्हें पसंद थी। ड्रैगन कबीले के सर्वोच्च विशेषज्ञ के रूप में दुष्ट ड्रैगन भगवान के पास अनगिनत मार्शल आर्ट तकनीकें थीं। कहा जा सकता है कि इनका कोई अंत नहीं था। बेशक दुष्ट ड्रैगन भगवान ने इन सभी साधना विधियों और मार्शल कौशल को विकसित नहीं किया था। इसके बजाय ये साधना पद्धतियां और मार्शल कौशल सभी उसकी यादों में संग्रहित थे। फेंग वुचेन ने मार्शल आर्ट तकनीकों और तलवार तकनीकों को खोजने में 6 घंटे बिताए जो उनके लिए उपयुक्त थी।
वे थे विनाशक स्वर्गीय दंड / ईश्वर द्वारा आत्मा को काटने वाली उंगली को दंडित करना, तीसरे स्वर्ग की क्रोध हथेली और मोहभंग तलवार तकनीक। थर्ड हेवन के रेत पाम के अलावा, जो एक रहस्यवादी रैंक वाली मार्शल आर्ट तकनीक थी, अन्य 3 पृथ्वी रैंक वाली थी। इसके अलावा फेंग वुचेन इन 3 पृथ्वी रैंक वाली मार्शल आर्ट तकनीकों को शुरुआती स्तर तक मुश्किल से विकसित कर सके। मार्शल आर्ट तकनीक जितनी मजबूत होगी, उतनी ही अधिक साधना की आवश्यकता होगी। साधना के एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के बाद ही कोई मजबूत मार्शल आर्ट तकनीक विकसित कर सकता है। जहां तक आंदोलन तकनीकों की बात है, फेंग वुचेन को उन्हें विकसित करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। ईविल ड्रैगन गॉड्स ड्रैगन सिलहुट एक अत्यंत शक्तिशाली मार्शल आर्ट तकनीक थी। दुष्ट ड्रैगन भगवान की यादों और अनुभव के साथ फेंग वुचेन किसी भी समय इसका उपयोग कर सकते थे। फेंग वुचेन ने पहले जिस तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया था वह तलवार तकनीक नहीं थी। यह एक तलवार तकनीक थी जो दुष्ट ड्रैगन भगवान के अनुभव के साथ विलीन हो गई। कोई भी कृषक जो सार परिवर्तन क्षेत्र तक पहुंच गया था, इसका उपयोग कर सकता था। हालांकि फेंग वुचेन ने इसे क्यूई शोधन क्षेत्र कल्टीवेटर के रूप में इस्तेमाल किया, इसीलिए इसने सभी को चौंका दिया। फेंग वुचेन ने सबसे पहले थर्ड हेवन के रेत पाम की खेती की, जो उस समय उनके लिए सबसे उपयुक्त मार्शल आर्ट तकनीक थी। तीसरे स्वर्ग का क्रूर पाम अत्यंत क्रूर था और मजबूत शरीर वाले कृषकों के लिए बहुत उपयुक्त था। यही कारण है कि फेंग वुचेन ने इसे चुना। इसके अलावा तीसरे स्वर्ग के क्रूर पाम की शक्ति को ढेर किया जा सकता है। 3 ढेरों के साथ इसकी शक्ति की तुलना मिस्टिक रैंक वाली मार्शल आर्ट तकनीक से की जा सकती है। तीसरे स्वर्ग का क्रूर पाम फेंग वुचेन के लिए बहुत उपयुक्त था। इसके अलावा फेंग वुचेन ने एक रहस्यमय शरीर तकनीक की भी खोज की। यह शारीरिक तकनीक स्वयं दुष्ट ड्रैगन भगवान द्वारा बनाई गई थी। इसे संप्रभु निकाय कहा जाता था। यह एक रहस्यमय शरीर तकनीक थी जिसे दुष्ट ड्रैगन भगवान ने अपने कई वर्षों के अनुभव। आज की यह कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुनते रहिए ऑडियो स्टोरीज।